हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं आज के 26 जुलाई 2026। आइए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं कि पहला लिया गया द हिंदू से लिया गया है दोस्तों, संपादकीय न्यूज़ है कि पहला है परीक्षा सुधार व केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और नीट यूजीसी 2026 पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर पर कम्प्रोज जनता पार्टी और छात्रों के तीव्र विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुख्य बिंदु देखते हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47वें अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है और कानूनी संशोधन केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों को रोकथाम अधिनियम 2024 में कड़े दंड और समयबद्ध सुनवाई के लिए संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। छात्रों पर प्रभाव डेटा बताता है कि परीक्षा में विफलता और अवसाद के कारण पिछले 10 वर्षों में छात्र आत्महत्या में 80% की वृद्धि हुई है। यूपीएससी पाठ्यक्रम लिंक जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था शिक्षा और मानव संसाधन विषय। दूसरा टॉपिक है केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना और पर्यावरणीय चिंताएं के संदर्भ। बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के खिलाफ स्थानीय और पर्यावरणीय स्तर पर विरोध तेज हो गया है। मुख्य बिंदु पारिस्थितिकी प्रभाव। इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। वनों की कटाई, बांध और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अब तक रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर लगभग 12,404 पेड़ काटे जा चुके हैं और जैव विविधता को खतरा। यह परियोजना बाघों के पुनर्वास कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती है। साथ ही केन घड़ियाल अभ्यारण्य में लुप्त गिद्धों या महासीर मछली और घड़ियालों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। यूपीएससी पाठ्यक्रम जीएस पेपर 3 से इस टॉपिक को लिंक कर सकते हो, जैसे पर्यावरण, जैव विविधता और बुनियादी ढांचे से इस टॉपिक को लिंक कर सकते हो दोस्तों। अगला टॉपिक है कि कारगिल विजय दिवस, छद्म युद्ध प्रॉक्सी वार की चुनौती। 27वें कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास वार मेमोरियल दौरा किया और मुख्य बिंदु क्या है कि रक्षा मंत्री के अनुसार भारत के दुश्मनों के इरादे नहीं बदले और जम्मू कश्मीर में सीमा पार से होने वाले छद्म युद्धम प्रॉक्सी वार आज भी भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। इस टॉपिक को जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा से जोड़ सकते हैं दोस्तों। आइए पढ़ते अगला पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मेंस के पीटी के लिए सॉरी, कि केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को विचार कीजिए। इसमें है इस परियोजना का एक बड़ा डूब क्षेत्रीय सबमर्जेंस एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यह परियोजना गंगा बेसिन की उप नदियों से संबंधित है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य इस परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। इसका तीनों आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा। आइए व्याख्या पढ़ते हैं कि यह परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। केन और बेतवा दोनों नदियां, अतः यमुना जो गंगा की सहायक नदी है, में मिलती हैं। केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी इससे प्रभावित हो रहा है। दूसरा पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि हाल ही में चर्चा में रहा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों के रोकथाम अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। कि पहला, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को बदलना और सार्वजनिक प्रवेश या प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसी अनियमितताओं को रोकना और विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को समाप्त करना और केवल ऑनलाइन परीक्षा की निगरानी करना। इसका आंसर बी हो जाएगा, सार्वजनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक और नकल जैसी अनियमितता को रोकना। इसका आंसर हो जाएगा कि सार्वजनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक और नकल जैसी अनियमितताओं को रोकना। इसका आंसर हो जाएगा। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है शिक्षा व शासन, जीएस2 इस टॉपिक को जीएस2 से शिक्षा व शासन से टॉपिक को जोड़ सकते हो। क्या है क्वेश्चन 250 15 अंक कि भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं की सुचिता इंटीग्रिटी सीधे तौर पर देश के जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है और हालिया परीक्षा विवाद और विनियामक सुधारों के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। मॉडल आंसर क्या हो जाएगा कि भूमिका। हाल ही में नीट यूजी पेपर लीक विवाद, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा और सरकार द्वारा एनटीए में किए गए बदलावों का उल्लेख करें कि मुख्य भाग में क्या है, परीक्षा में अनियमितताओं के कारण युवाओं में बढ़ता असंतोष और अवसाद, 10 वर्षों में छात्र आत्महत्या में 80% की वृद्धि का डेटा डाले हैं और प्रशासनिक और विनियामक कामियां जैसे तकनीकी और संस्थागत कामियां, सरकार के सुधारात्मक कदम, नया सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, कड़े दंड का प्रावधान। निष्कर्ष, केवल दंडात्मक कानून ही काफी नहीं बल्कि परीक्षा संरचना में पारदर्शिता, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और तकनीकी सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। जीएस पेपर 3 पर्यावरण व विकास से लिया गया है। यह क्वेश्चन है कि नदी जोड़ परियोजना जहां एक और जल सुरक्षा सुनिश्चित करती है, वहीं दूसरी ओर गंभीर पारिस्थितिक और जैव विविधता संकट भी उत्पन्न करती है। केन बेतवा लिंक परियोजना के विशेष संदर्भ में इस द्वंद्व की विवेचना कीजिए। 150 शब्द 10 अंक की भूमिका। केन बेतवा लिंक परियोजना के संक्षिप्त परिचय दें। बुंदेलखंड में पानी की कमी दूर करने का लक्ष्य। पर्यावरणीय और जैव विविधता चुनौतियां, पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्रों का डूबना और हजारों पेड़ों की कटाई, लगभग 12,404 पेड़, वन जीवों को बाघों के पुनर्वास पर असर, केन अभ्यारण्य में गिद्धों और घड़ियालों के आवास का नष्ट होना, सतत समाधान, जल संचयी और स्थानीय जलाशय का पुनरुद्धार और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ईआईए के नियमों का कड़ाई से पालन। निष्कर्ष, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दीर्घकालिक समाधान। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 संशोधन को मंजूरी कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी जैसे नीट यूजी विवाद को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में कड़े संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के मुख्य बिंदु, संगठित पेपर लीक रैकेट में शामिल होने पर अधिकतम सजा को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है।
जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दिया गया है और मामलों की त्वरित निपटारे के लिए समयबद्ध सुनवाई तंत्र टाइम बाउंड ट्रायल मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा। वैधानिक और संवैधानिक और वैधानिक जुड़ाव। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची करंट लिस्ट 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और संविधान का अनुच्छेद 75 कि देशव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके कारण प्रहलाद जोशी का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। संवैधानिक प्रावधान। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर अनुच्छेद 75(2) के तहत इस्तीफा स्वीकारा है और अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्र ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करते हैं कि यह संसदीय लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75(3) और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को दर्शाता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान तकनीकी निगरानी और मौलिक अधिकार। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा एआई आधारित फेशियल या रिकग्निशन या एफआरटी कैमरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जिससे निजता के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए गए। मुख्य मुद्दे। अनुच्छेद 19 बी बिना हथियारों के शांतिपूर्ण से एकत्र होने का अधिकार। बिना किसी संवैधानिक डेटा ढांचे की निरंतर निगरानी से इस अधिकार पर विपरीत प्रभाव या चिलिंग इफेक्ट पड़ता है। और पुट्टास्वामी निर्णय 2017 उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्य द्वारा निजता के अधिकार में किसी भी तरह का हस्तक्षेप अनुपातिकता के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में हालिया संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत संगठित अपराध या पेपर लीक के मामलों में अधिकतम कारावास को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत अधिकतम जुर्माने की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया है। भारतीय संविधान का शिक्षा पूर्ण रूप से संघ सूची का विषय है। इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा, तीसरा गलत है। यह शिक्षा पूर्ण रूप से संघ सूची का विषय नहीं है, इसमें तीसरा गलत है हो जाएगा कि शिक्षा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 समवर्ती सूची का लिस्ट है। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का लिस्ट है, न कि संघ सूची का लिस्ट है। इसमें तीसरा गलत हो जाएगा कि क्या बोला कि भारतीय संविधान के तहत शिक्षा पूर्ण रूप से कंक्रीट लिस्ट का सूची है, ना कि यूनियन लिस्ट का, संघ सूची का। समवर्ती सूची का लिस्ट है, ना कि। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि संविधान का अनुच्छेद 72(2) के तहत केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। किसी मंत्री के इस्तीफे या बर्खास्तगी के बाद नया विभाग आवंटित करने की शक्ति राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री की सलाह पर निहित है। तो इसका आंसर पहला दूसरा हो जाएगा कि उसका आंसर केवल दूसरा हो जाएगा, पहला गलत है। इसमें क्या बोला गया? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 72(2) के तहत केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पद धारण करते हैं। ये गलत है, पहला। दूसरा सही है कि मंत्री के इस्तीफे या बर्खास्तगी के बाद नया विभाग आवंटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री की सलाह पर निहित है। पहला गलत है कि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं और हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करते हैं। दूसरा सही है क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों को विभाग आवंटन करते हैं। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जीएस पेपर 2 कार्यपालिका विधायिका और शासन व्यवस्था के लिए है। हाल ही में परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए दंडात्मक कानूनों को कड़ा किया गया है। क्या आपको लगता है कि केवल कड़े दंडात्मक प्रावधान देश में सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित कर सकते हैं? संस्थागत तकनीकी सुधारों के आलोक में समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 और 15 अंक की भूमिका क्या है? लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में हालिया कड़े संशोधन 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माना का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत करना है और कड़े दंडात्मक प्रावधान का महत्व डिटेरेंस या आयोजकों और माफियाओं में मन में डर पैदा करेगा और संगठित वित्तीय लाभ का हतोत्साहित करेगा। केवल कानून काफ़ी क्यों नहीं है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जैसे संस्थानों में अस्थायी स्टाफ की कमी और निजी ठेकेदारों पर निर्भरता, आधुनिक साइबर खतरों के सामने पुराना ढांचा फैल होना और आवश्यक संस्थागत और तकनीकी सुधार, कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी मॉडल को पूरी तरह अपनाना और प्रश्न पत्रों या एंड टू एंड एनक्रिप्शन करना। कंक्लूजन में है कि कानून में कठोरता पनिशमेंट जरूरी है, लेकिन परीक्षाओं की लीक या प्रूफ बनाने के लिए प्रशासनिक वास्तुकला या प्रिवेंटेशन में तकनीकी और नीतिगत सुधार कहीं अधिक आवश्यक है। मौलिक अधिकार से लिया गया दूसरा क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एफआरटी का अंधाधुंध उपयोग और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संकुचित करता है। के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद के सिद्धांतों के संदर्भ में इस कथन को परीक्षण कीजिए। 150 शब्द संख्या। उत्तर: सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एफआरटी का व्यापक उपयोग सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच असंतुलन पैदा करता है। के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के बाद सिद्धांतों के आलोक में इसका परीक्षण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 पुट्टास्वामी निर्णय ने निजता को मौलिक अधिकार बना बिना किसी मजबूत डेटा सुरक्षा कानून के एफआरटी द्वारा सामूहिक निगरानी या मास सर्वेलेंस निगरानी
नागरिकों की भूल जाने के अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, और व्यक्तिगत स्वच्छता का उल्लंघन करती है। अनुपातिकता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनैलिटी, पुट्टास्वामीवाद के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप वैध या आवश्यक और अनुपातिक होना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर सभी प्रदर्शनकारियों की अंधाधुंध और निरंतर निगरानी इस अनुपातिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 एफआरटी का डर नागरिकों में एक चिलिंग इफेक्ट पैदा करता है, और इससे नागरिक पहचान उजागर होने और संभावित उत्पीड़न के डर से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों 19(1)(b) और अपनी बात रखने या 19(1)(a) जैसे पीछे हटने लगते हैं। निष्कर्ष, सुरक्षात्मक तकनीकी का समन्वय आवश्यक है, लेकिन इसका उपयोग पारदर्शी और जवाबदेही कानूनी रूप से सीमित होना चाहिए। पुट्टास्वामी सिद्धांतों के तहत एक सख्त विधायी ढांचे के बिना एफआरटी का अंधाधुंध उपयोग लोकतांत्रिक अधिकारों का संकुचित करता है। मुख्य आर्थिक समाचार विश्लेषण, मेजर इकोनॉमी न्यूज एनालिसिस, कि अमेरिका द्वारा भारत सहित 60 देशों पर जबरन श्रम या फोर्स लेबर टैरिफ लागू। समाचार, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर ने अपनी जांच के बाद भारत सहित 60 व्यापारिक भागीदारों पर 10% से 12.5% तक का अस्थायी टैरिफ शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह कार्रवाई इस चिंता को लेकर की गई है कि यह देश जबरन श्रम या फोर्स लेबर से बने सामानों के आयातों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। भारत पर प्रभाव, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत पर 10% का टैरिफ लगाया गया है, जो पहले प्रस्तावित 12.5% से कम है। भारत से अमेरिका को होने वाली लगभग 45% निर्यात पर इस नए टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जेनेरिक दवाओं या जेनेरिक ड्रग्स और कपड़ा जैसे क्षेत्रों पर इसका आंशिक असर हो सकता है। संबंधित तकनीकी बिंदु, यह कार्रवाई अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 धारा 301 सेक्शन 301 के तहत की जा रही है, और मई 2026 में भारत का शुद्ध एफडीआई नेट एफडीआई पुनः नकारात्मक हुआ। समाचार, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नेट एफडीआई नकारात्मक नेगेटिव रहा है, जहां भारत देश से बाहर जाने वाले निवेश या आउटफ्लो आने वाले निवेश इनफ्लो से 74 मिलियन डॉलर अधिक हो गया है। मुख्य कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई इनफ्लो में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि निवेश बाहर से आना आउटफ्लो भी कम हुआ था, लेकिन आने वाले निवेश में उसे कई अधिक गिरावट आई है, और जिसने पिछले 3 महीनों में चल रहे सकारात्मक और पॉजिटिव इनफ्लो के सिलसिले को तोड़ दिया है। हाल ही में समाचारों में रही अमेरिका व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 सेक्शन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसे विदेशी कंपनियों के कर में छूट देना, जबरन श्रम या अनुचित व्यापार प्रथाओं के आधार पर व्यापारिक भागीदारों को दंडात्मक टैरिफ लगाना, और विकासशील देशों की बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर में ढील देना, और वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सब्सिडी प्रदान करना। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, जबरन श्रम या अनुचित व्यापार प्रथाओं के आधार पर व्यापारिक भागीदारों को दंडात्मक टैरिफ लगाना। आइए इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि यूएसटीआर ने धारा 301 के तहत जांच के बाद भारत सहित 60 देशों पर जबरन श्रम या फोर्स लेबर की चिंताओं को लेकर 10% अधिक अस्थायी टैरिफ लगाया है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाल ही मई 2026 में भारत के शुद्ध एफडीआई नेट एफडीआई सकारात्मक रुझान से बदलकर नकारात्मक दर्ज किया गया है। तो इसका एफडीआई के संदर्भ में है कि पहला है, या किसी देश में एफडीआई का बहिर्वार या आउटफ्लो या अंतर्वार इनफ्लो से अधिक होता है तो नेट एफडीआई से नकारात्मक हो जाता है। हाल ही मई 2026 में भारत के शुद्ध एफडीआई नेट एफडीआई सकारात्मक रुझान को बदलकर नकारात्मक दर्ज किया गया। तो इसका आंसर दोस्तों दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में विदेशी निवेश के आने की गति बहुत धीमी होने के कारण नेट एफडीआई नकारात्मक 74 बिलियन डॉलर मिलियन हो गया है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मुख्य परीक्षा के लिए, कि जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था, जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म के उभरते दौर में गैर टैरिफ बाधाएं, नॉन टैरिफ बैरियर और मानवाधिकार आधारित व्यापार गतियां विकासशील देशों के निर्यात को प्रभावित कर रही हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए जबरन श्रम टैरिफ और भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 15 अंक की है कि उत्तर की संरचनाएं की भूमिका क्या है, कि हालिया संदर्भ में किस प्रकार अमेरिका ने भारत सहित 60 देशों पर जबरन श्रम या फोर्स लेबर जांच के तहत 10% टैरिफ लगाया। भारत यूके सीईटीए के लागू होने के साथ ही पर्यावरणीय व सामाजिक मानकों की मांग बढ़ी है। बॉडी में क्या लिखेंगे कि विकसित देशों की रणनीति पर्यावरणीय जैसे कार्बन बॉर्डर टैक्स, श्रम मानकों, जबरन श्रम कानून का हवाला देकर विकसित देशों अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जिसे नव संरक्षणवाद कहा जाता है। भारत पर प्रभाव, भारत के कपड़ा, कृषि, जेनेरिक दवाओं, श्रम, गहन उद्योगों या लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री पर इसका अनुपालन बोझ बढ़ेगा। हालांकि सरकार के अनुसार भारतीय निर्यातकों का 45% हिस्सा इस अमेरिकी टैरिफ से सुरक्षित है, जो एक राहत की बात है। एफटीए में चुनौतियां, भारत यूके समझौते में भी मूल स्थान के नियम, रूल ऑफ ओरिजिन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक भारतीय एमएसएमई के लिए कड़ी चुनौती पेश करेंगे। आगे की वे फॉरवर्ड, भारत को अपने घरेलू श्रम कानूनों और पर्यावरण मानकों को वैश्विक स्तर के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। वैश्विक मंचों WTO पर विकसित देशों द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों को व्यापार से जोड़ने की प्रवृत्ति की तार्किक विरोध करना होगा।
और घरेलू विनिर्माण में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बढ़ाकर निर्यात की प्रति स्पर्धात्मक बनाए रखने होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना या पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना बाघ अभ्यारण्य चर्चा में क्यों? जुलाई 2026 केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत कि दो धन धाम के निर्माण के कारण पर्यावरणीयविदों द्वारा चिंताएं और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई है और जिसका एक बड़ा हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य कोर क्षेत्र में आता है। पर्यावरणीय चिंताएं, बाघ पुनर्वास पर संकट। पन्ना में 2009 में बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे, जिसके बाद चलाए गए पुनर्वास कार्यक्रम से आबादी फिर से बढ़ी। इस परियोजना के जलमग्न क्षेत्र के कारण बाघों के आवास हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन को नुकसान पहुंच रहा है और अन्य प्रजातियों का प्रभाव। केन घड़ियाल अभ्यारण्य में पाए जाने वाले घड़ियाल संकटग्रस्त गिद्ध, वल्चर और महासिर मछली, महासिर फिश के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। डेटा गोपनीयता, केंद्र सरकार ने अभी तक इस बेसिन का विस्तृत हाइड्रोलॉजिकल डेटा सार्वजनिक नहीं किया है। और प्रमुख समाचार, मानसून की स्थिति और देशव्यापी जल असंतुलन चर्चा में क्यों? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की रिपोर्ट के अनुसार कि जुलाई के अंत तक आते आते जून महीने के बड़े वर्षा घाटे डिफिसिट की भरपाई हो गई है कि मध्य भारत में समान से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि पूर्व या पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिणी प्रदेश में अभी भी वर्षा की कमी बनी हुई है। पर्यावरणीय कारण, अलिनो के प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसून के स्थानिक वितरण या स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन में भारी विसंगति देखी गई है, जो जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव को दर्शाता है। गुजरात और असम जैसे राज्यों में बाढ़ और बिजली गिरने या लाइटिंग में भारी नुकसान हुआ है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि केन बेतवा लिंक परियोजना और संबंधित पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि केन और बेतवा दोनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदी है और इस योजना के कारण निर्मित होने वाले बांध पूरी तरह से कन्हा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है। दूसरा गलत हो जाएगा दोस्तों। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व के मध्य से होकर गुजरती है, पन्ना टाइगर से, ना कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान के। तो उसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय क्या बोला गया है कि केन या बेतवा दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और दूसरा गलत है कि बांध और परियोजना के जलमग्न क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, ना कि कन्हा टाइगर रिजर्व के अंदर, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर। कन्हा और पन्ना में फर्क समझना दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व और कन्हा नहीं है। तीसरा गलत है। नदी पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से बहती इसका जीवन रेखा मानी जाती है। भारतीय संविधान के तहत बाढ़ और जल प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित योगों पर विचार कीजिए कि इसमें जल या जल निकासी, तटबंध या राज्य सूची या 7वीं अनुसूची या अंतर्राज्यीय नदियों का विनियमन और विकास संघ सूची 7वीं अनुसूची, नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के एकीकृत प्रबंधन के लिए वो अधिनियमित है। इसका आंसर तीनों हो जाएगा कि लेगेसी जल या तटबंध राज्य सूची प्रविष्टि 7वें विषय है, जबकि अंतर्राज्यीय नदियों का विनियम संघ सूची प्रविष्टि 16वीं के तहत आता है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के अंतर्राज्यीय नदी प्रबंधन के लिए बनाए गए हैं, इसलिए तीनों सही हैं। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GS पेपर 3 पर्यावरण और जैव विविधता की नदी जोड़ो परियोजना के भारत में जल सुरक्षा, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए आवश्यक लेकिन वे अपूर्वनीय पर्यावरणीय और परिस्थिति लागत के साथ आती है। केन बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया है दोस्तों कि केन बेतवा लिंक परियोजना संक्षिप्त परिचय भारत की पहली राष्ट्रीय परिक्षेत्र योजना के तहत नदी जोड़ो परियोजना है। चर्चा कारण जुलाई 2026 में बांध निर्माण और पन्ना टाइगर रिजर्व में पेड़ों की कटाई को लेकर बढ़ रहा है और परियोजना का लाभ यूटिलिटी बुंदेलखंड या सूखाग्रस्त मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सिंचाई और पेयजल सुरक्षा प्रदान करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना और भूजल स्तर में सुधार करना। पर्यावरणीय और पारिस्थितिक चुनौतियां द हिंदू के आलोक में, वन जीव आवास विखंडन, पन्ना बाघ अभ्यारण्य के मुख्य कोर क्षेत्र का जलमग्न होना जिसे बाघ या गलियारों या टाइगर कॉरिडोर प्रभावित होंगे, जैव विविधता को नुकसान, गिद्धों के घोंसले वाले क्षेत्रों का नष्ट होना तथा केन घड़ियाल अभ्यारण्य की जलीय प्रजातियों घड़ियाल या महासिर का संकट, वनों की कटाई, परियोजना के कारण हजारों हेक्टेयर वनों या लाखों पेड़ों का नुकसान। आगे की परिस्थितिक प्रभाव आकलन, EIA का कटाई से पालन और स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा, विकेंद्रीकृत जल संचय, वाटर हार्वेस्टिंग और पारंपरिक जल निकाल के पुनरुद्धार जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देना और हाइड्रोलॉजिकल डेटा को पारदर्शिता बनाना ताकि स्थानीय समुदाय का विश्वास जीता जा सके। पृथ्वी की घूर्णन गति में बदलाव, सबसे छोटा दिन या शॉर्टेज डे, अर्थ रोटेशन। वैज्ञानिक की हालिया शोध के अनुसार पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन गति या रोटेशन स्पीड में लगातार बदलाव हो रहा है, जिसके कारण 26 जुलाई के आसपास का समय वैज्ञानिक गणनाओं में ऐतिहासिक रूप से सूक्ष्म रूप से छोटा दर्ज किया गया है। PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत की घूर्णन गति या रोटेशन स्पीड और दिन की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक काल में एक दिन की अवधि वर्तमान 24 घंटे की तुलना बहुत कम, लगभग 5 घंटे हुआ करती थी और पृथ्वी की घूर्णन गति हमेशा स्थिर रहती है। इसमें किसी भी प्रकार का बाह्य या आंतरिक प्रभाव बदलाव नहीं ला सकती है। घूर्णन गति में तेजी आने से परमाणु घड़ियां या एटॉमिक क्लॉक में नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरा गलत है। आइए व्याख्या पढ़ते हैं कि
तो प्रारंभिक काल में पृथ्वी बहुत तेजी से घूमती थी, दिन छोटा होता था। दूसरा गलत है, क्योंकि ज्वारीय संघर्ष या टाइडल फ्रिक्शन, ग्लेशियरों का पिघलना और पृथ्वी के कोर की हलचल के कारण घूर्णन गति बदलती रहती है। तीसरा सही है, पृथ्वी तेज घूमती है तो समय का सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए 1 सेकंड घटना या नेगेटिव लीप सेकंड पड़ सकता है। इसको याद रखना दोस्तों कि दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा तो क्या बोला है कि ज्वारीय संघर्ष का ग्लेशियर पिघलना, पृथ्वी के कोर हलचल के कारण घूर्णन गति बदलती रहती है। और तीसरा सही, पृथ्वी तेज घूमती है तो समय सिंक्रोनाइजेशन। पहला भी सही है, प्रारंभिक काल में पृथ्वी बहुत तेज से घूमती है, इसका दिन छोटा होता है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि पृथ्वी का घूर्णन गति में आ रहे हैं, सूक्ष्म बदलाव के पीछे कौन से भौतिकीय या ज्योग्राफिकल जियो फिजिकल और जलवायु कारक जिम्मेदार है। वैश्विक समय निर्धारण प्रणालियों, ग्लोबल टाइम कीपिंग सिस्टम पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। इसका मॉडल आंसर, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन गति में उतार चढ़ाव देखा गया है, जिससे दिन की अवधि में मिली सेकेंड का अंतर आ रहा है। कि मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन या ध्रुवीय पर्वत के पिघलने से द्रव्यमान या मास का पूर्ण वितरण भूमध्य रेखा की ओर हो रहा है। भूभौतिक कारक, पृथ्वी के आंतरिक कोर या इनर कोर की घूर्णन गति में बदलाव या मेंटल कोर इंटरेक्शन के ज्वारीय प्रभाव, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला ज्वारीय संघर्ष, समय निर्धारण पर प्रभाव, परमाणु घड़ियों या यूटीसी या उपग्रह नेविगेशन जीपीएस प्रणालियों में लीप सेकंड के परिवर्तन की चुनौती। यह घटना दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन न केवल पर्यावरण बल्कि पृथ्वी की गतिकी को भी प्रभावित कर रही है। फिजिकल एआई की विनिर्माण क्षेत्र, हालिया तकनीकी सर्वे के अनुसार विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में फिजिकल एआई का चयन तेजी से बढ़ रहा है, जहां डिजिटल एआई स्क्रीन से बाहर निकलकर वास्तविक मशीनों और रोबोटिक्स को स्वायत्त रूप से नियंत्रित कर रहा है। कि प्रारंभिक परीक्षा पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि फिजिकल एआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डिजिटल बुद्धिमत्ता एआई को भौतिक प्रणालियों जैसे रोबोट, ड्रोन, औद्योगिक मशीनों के साथ जोड़ता है। यह केवल कंप्यूटर स्क्रीन या सॉफ्टवेयर आधारित डेटा प्रोसेसिंग तक ही सीमित है और इसमें मल्टी मॉडल रीजनिंग, दूसरा गलत हो जाएगा। मल्टी मॉडल रीजनिंग का उपयोग करके मशीनों को वास्तविक समय पे परिवेश को समझ और बदल सकती है। इसका पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा। फिजिकल एआई का मुख्य उद्देश्य है एआई को स्क्रीन से निकालकर वास्तविक दुनिया या शॉप फ्लोर फैक्ट्री के मशीनों में डालना, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। यह केवल कंप्यूटर स्क्रीन सॉफ्टवेयर आधारित डेटा प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं है, दूसरा गलत हो जाएगा। ये एआई को स्क्रीन से निकालकर वास्तविक दुनिया या शॉप फ्लोर या फैक्ट्री की मशीनों में डालना, दूसरा गलत हो जाएगा। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि फिजिकल एआई से आप क्या समझते हैं? चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री 4.0 को बढ़ावा देने और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। फिजिकल एआई को परिभाषित करें और सॉफ्टवेयर एआई और भौतिक हार्डवेयर का संगम। कि उत्पादकता में वृद्धि, वास्तविक समय में डेटा या विश्लेषण कर मशीनें खुद को ढाल सकती है। सुरक्षा, डिजिटल और खतरनाक उद्योगों के वातावरण में रोबोट का सुरक्षित संचालन और सप्लाई चेन त्रुटिहीन या उत्पादन या लॉजिस्टिक का स्वायत्त प्रबंधन। भारत के लिए प्रासंगिक ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत उन्नत विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना, उच्च प्रारंभिक लागत, तकनीकी कौशल की कमी और साइबर सुरक्षा के खतरे। निष्कर्ष, भारत को इस तकनीकी को अपनाने के लिए अनुसंधान और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना चाहिए। केन बेतवा लिंक परियोजना और पर्यावरणीय चिंताएं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और वन जीव अवसादों को विखंडन को लेकर स्थानीय और पर्यावरणीय विरोध जारी है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना NRLP के तहत भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड को सिंचाई या जल सुरक्षा प्रदान करना है। इस परियोजना के कारण कन्हा नहीं पन्ना होगा दोस्तों, इसमें तीसरा गलत हो जाएगा कि एक बड़ा हिस्सा जलमग्न होना खतरा है, कन्हा नहीं पन्ना होगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें क्या बोला गया कि तीसरा गलत है कि परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व की प्रभावित हो रही, ना कि कन्हा टाइगर रिजर्व, केन बेतवा नदी। भारत की विकास यात्रा में महिला श्रम बल की भागीदारी, GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था। और दूसरा है कि परीक्षा सुधार शिक्षा परिस्थिति, GS पेपर 2 शिक्षा या शासन से लिया गया। ये पहला है, इसके लिए कल के न्यूज में भी विकसित भारत के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था दोस्तों। इसके साथ इसके बारे में क्वेश्चन राइटिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी देख लिया था। इसमें एक और टॉपिक जोड़ा गया, महिला श्रम भागीदारी और विकसित भारत के। भारत 2047 के विकसित भारत बनने के लिए 8 से 9% की GDP का विकास दर का आवश्यकता है, जो महिला खर्च बल की भागीदारी को बढ़ाए बिना संभव नहीं है। कि चुनौतियाँ क्या है? कि चुनौतियाँ, हाल ही में आर्थिक वृद्धि बड़े पैमाने पर रोजगार विहीन या ग्लोबल लेस ग्रोथ रही है। युवाओं और विशेषकर महिलाओं में बेरोजगारी की दर चिंताजनक है और डेटा का विरोधाभास 2020 के बाद महिला श्रम बल भागीदारी LFPR में मामूली सुधार दिखा, लेकिन यह मुख्य रूप से बीमारी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अवैतनिक पारिवारिक श्रम या अनपेड फैमिली वर्क बढ़ने के कारण था, न कि गुणवत्तापूर्ण नौकरियों के कारण।
समाधान तमिलनाडु मॉडल यह संपादकीय तमिलनाडु के औद्योगिक के मॉडल के सराहना करता है कि जहां श्रम गहन विनिर्माण, लेबर इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग, बेहतर महिला शिक्षा, सुरक्षित परिवहन और कामकाजी महिला हॉस्टल और डे केयर या चाइल्ड केयर सुविधा के माध्यम से महिला को बड़े पैमाने पर औपचारिक रोजगार दिया गया है। शिक्षा, पारिस्थितिक तंत्र और परीक्षा सुधार। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में चल रहे विवादों या प्रशासनिक बदलाव जैसे केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर जवाब देने पूरे शिक्षा और परीक्षा ढांचे में सुधार का एक बड़ा अवसर खोल दिया गया है। मुख्य बिंदु, मूल समस्या कि केवल परीक्षा लीक को रोकना या कड़े कानून बनाना काफी नहीं। वास्तविक समस्या देश के व्यापक शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र एजुकेशन इकोसिस्टम की कमियों में निहित है। अब सरकार को लेकर सांस्कृतिक परियोजना या नीतिगत घोषणा तक सीमित न रहकर सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था, पब्लिक एजुकेशन, बुनियादी ढांचे या परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने में राजनीतिक पूंजी या संसाधनों निवेश होंगे। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। प्रीलिम्स के लिए श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFR-PR के संदर्भ में निम्नलिखित का तुम विचार कीजिए। LFPR का तात्पर्य कामकाजी उम्र 15 वर्ष और से अधिक की उस जनसंख्या के प्रतिशत से है जो या तो कार्यरत है या सक्रिय रूप से काम की तलाश में है। अधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यबल NSO द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में के वर्षों में भारत में महिला LFPR में हुई वृद्धि पूरी तरह से संगठित विनिर्माण क्षेत्रों में उच्च वेतन वाले रोजगार के कारण है। इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। तो इसमें क्या बोला गया कि हालिया वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और अवैतनिक पारिवारिक कृषि कार्यों से प्रेरित है, न कि उच्च वेतन वाले संगठित विनिर्माण क्षेत्र से। तो तीसरा गलत हो जाएगा। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आधी आबादी को उत्पादक रोजगार से बाहर रखकर भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस कथन के आलोक में भारतीय अर्थव्यवस्था में कम महिला श्रम बल भागीदारी FPR के कारणों की जांच कीजिए तथा इसे सुधारने हेतु आवश्यक नीतिगत उपाय का सुझाव कीजिए। 250 15 अंक। मॉडल आंसर क्या हो जाएगा? भारत के 2047 के विकसित राष्ट्र के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए बताएं कि इसके लिए 8 से 9% सतत GDP वृद्धि दर चाहिए, जिसके लिए महिला कार्यबल अनिवार्य इंजन है। कम भागीदारी के कारण संरचनात्मक बदलाव की कमी और श्रम गहन विनिर्माण जैसे कपड़ा, फुटवियर का संकोचन, देखभाल अर्थव्यवस्था, केयर इकोनॉमी और घरेलू कार्यों का असंगत बोझ, सुरक्षा, परिवहन और कार्यस्थलों और बुनियादी ढांचे जैसे क्रेज या वर्किंग या वीमेन हॉस्टल की कमी। केस स्टडी समाधान तमिलनाडु मॉडल का उदाहरण कि औद्योगिक क्लस्टर या जेंडर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, आगे क्या कौशल विकास को बढ़ावा देना या MSME को मजबूत करना, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना। शिक्षा व शासन के लिए मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत में सार्वजनिक शिक्षा परियोजना की सूचिता केवल कानूनी या तकनीकी उपाय से बहाल नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए संपूर्ण शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 150 10 अंक है। आइए पढ़ते इसका मॉडल आंसर पर देखते हैं कि भारत में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं में सार्वजनिक परीक्षाओं की सूचिता इंटीग्रिटी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि हालांकि सख्त कानून और तकनीकी उपाय जरूरी है, लेकिन वे समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है। कानूनी और तकनीकी उपाय की सीमाएं केवल निवारण या प्रभाव, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 जैसे कानून केवल अपराध के बाद की सजा सुनिश्चित करते हैं। यह समस्या की जड़ को खत्म नहीं करता। तकनीकी विफलता या बायोमेट्रिक AI निगरानी और CCTV कैमरे या प्रशासनिक स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार या आंतरिक मिलीभगत को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। व्यापक शिक्षा या पारिस्थितिक तंत्र में सुधार की आवश्यकता है कि परीक्षा के केंद्रित प्रणाली में बदलाव। वर्तमान शिक्षा प्रणाली रटने या रोट लर्निंग पर आधारित है, जहाँ केवल एक परीक्षा भविष्य तय करती है। यह छात्रों को अनैतिक रास्ते चुनने की अत्यधिक दबाव बनाती है। मूल्यांकन पद्धति में सुधार। साल में एक बार होने वाली उच्च जोखिम वाली परीक्षाओं के बजाय निरंतर या व्यापक मूल्यांकन CCE को अपनाना चाहिए। कोचिंग उद्योग पर निर्भरता कम करना। कोचिंग संस्थानों के व्यावसायीकरण या परीक्षा को एक व्यवसाय बना देता है, जिससे अनुचित संसाधनों को बढ़ावा मिलता है। संस्थागत स्वायत्ता, जवाबदेही, परीक्षा निकायों जैसे NTA की सुरक्षा, ऑडिट, स्वतंत्र निगरानी और उनके भीतर पारदर्शिता बढ़ाना अनिवार्य है। निष्कर्ष, सार्वजनिक परीक्षाओं में विश्वास बहाल करने के लिए कड़े कानून के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप योग्यता आधारित मूल्यांकन और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर पेपर लीक का विरोध नया विधेयक, इसके बारे में हमने डिटेल्स एनालिसिस पढ़ लिया था दोस्तों, ये इसके बारे में। आइए आगे पढ़ते हैं। इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं कि जैसे विषय राज्य व्यवस्था, जवाबदेही, नागरिक मौलिक अधिकार, समान अवसर से इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला APAAR योजना के तहत बच्चों पर आधारित आधार रोकना गैर कानूनी। चर्चा में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि APAAR ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री योजना के तहत बच्चों के आधार वितरण या आधार डिटेल को अनिवार्य रूप से रोकना या बाध करना सही नहीं है। इसके सुरक्षा उपाय आवश्यक है कि राज्य व्यवस्था से जुड़ा निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 और सरकारी योजना में डेटा सुरक्षा। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण देने वाला विधेयक।
सरकार संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय या गौरव या अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश कर रही है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी जनगण मन के समाधान वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। इसमें क्या बोला गया कि सरकार के संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करें। इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है यूपीएससी और पीसीएस पीटी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। संसद में आगामी संशोधित पेपर लीक विरोधी विधेयक 2026 और देश की परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कि नए विधेयक के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग या पेपर लीक के लिए अधिकतम ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है और शिक्षा मंत्रालय परीक्षाओं के आयोजन के संबंधित प्रावधानों संविधान की राज्य सूची स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा दोस्तों। ये स्टेट लिस्ट की नहीं, कंक्रीट लिस्ट की संवर्ती सूची से शिक्षा से रिलेटेड है कि इसमें 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। ये दूसरा गलत हो जाएगा। शिक्षा एजुकेशन भारतीय संविधान की संवर्ती सूची कंक्रीट लिस्ट के तहत आता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 जिसमें राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है पीसीएस या यूपीएससी के लिए कि सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में बार-बार होने वाले पेपर लीक न केवल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं बल्कि शासन कर मेंस के संस्थागत विश्वसनीयता को भी कमजोर करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पेपर लीक विरोधी कड़े कानून के प्रावधानों के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण की 250-15 की उत्तर संरचना या आंसर स्ट्रक्चर भूमिका। हाल ही में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और संसद में पेश होने वाले कड़े पेपर लीक विरोधी विधेयक 5 से 10 साल की सजा और ₹10 करोड़ तक की जुर्माना का संदर्भ देते हुए शुरुआत करना है। और प्रणालीगत चुनौतियां परीक्षा एजेंसी की प्रशासनिक कमियां या तकनीकी खामियां, भ्रष्टाचार, संवैधानिक एवं सामाजिक प्रभाव की प्रस्तावना में वर्णित न्याय और समानता और आदर्शों का हनन, योग्य या छात्रों के मौलिक अधिकारों या अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता का उल्लंघन, नए कानून का महत्व, कड़े वित्तीय दंड या कारावास को अपराधियों में डर पैदा होगा और सीमाएं वो आगे की राह, केवल सजा बढ़ाने से समाधान नहीं होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, पूर्ण पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली के तकनीकी उन्नयन, ब्लॉकचेन या सुरक्षित सर्वर की आवश्यकता है कि एक पारदर्शी या दोष मुक्त परीक्षा प्रणाली ही लोकतंत्र में युवाओं के भरोसे से सुदृढ़ कर सकती है। कि युवा बेरोजगारी दर में उछाल या शिक्षा बजट में गिरावट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट या डिक्लाइन इन एजुकेशन स्पैन की समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और देशव्यापी युवा प्रदर्शन के बीच आर्थिक डेटा से पता चलता है कि भारत में युवा बेरोजगारी दर जून 2026 में बढ़कर 16.2% हो गई है, जो अप्रैल 2025 में 13.8% थी। कि मुख्य बिंदु द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 वर्षों में कुल केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी 4.6% 2013-14 में घटकर मात्र 2.5% की 2025-26 में रह गई है। यह भारत की जनसंख्या की लवांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड के संकट में बदलने के संकेत देता है। हाल ही में चर्चा में रहे रुपये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन INR के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों विचार कीजिए। इसके तहत विदेशी बैंकों को भारत के अधिकृत डीलर या एडी बैंकों में निवेश या वोस्टो खाता या स्पेशल वोस्टो अकाउंट खोलना होता है। मार्च मई 2026 की अवधि में भारत ने अपने कुल आयात का 20% से अधिक हिस्सा रुपये में चुकाया है। कि पहला सही है, दूसरा गलत है। कि इसमें इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस अवधि में रुपये में निपटान कुल माल आयात का लगभग 7.1% रहा है, न कि 20% रहा है। इसमें दूसरा गलत हो जाएगा। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार, बढ़ती युवा बेरोजगारी, शिक्षा का घटता सार्वजनिक व्यवहार की जनसंख्या की लवांश डेमोग्राफिक डिमांड को ये सांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है। तो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हालिया आंकड़ों के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और इसके समाधान हेतु संरचनात्मक सुधार को सुझाइए। कि भूमिका क्या है कि भूमिका जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में युवा बेरोजगारी 16.2% तक पहुंचा है और शिक्षा बजट का 2.5% पर निपटाना देश के मानव संसाधन का विकास दर संकट को दर्शाता है। कि मुख्य भाग या बॉडी में सांख्यिकीय लाभांश को खतरा क्यों है कि शिक्षा के बजट या आवंटन में पिछले 12 वर्षों में आई भारी गिरावट 4.6 से 2.5% के कारण कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। औद्योगिकों की मांग और युवाओं की कौशल के बीच भारी अंतर, स्किल मिसमैच, कि श्रम बाजार में औपचारिक नौकरियों या फॉर्मल जॉब की कमी और गिग इकोनॉमी में सुरक्षा या अभाव की कमी। मुख्य भाग बॉडी क्या है, आवश्यक संरचनात्मक सुधार वे या कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुरूप शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP के 6% तक बढ़ाना और व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन को उद्योग या अभिमुख इंडस्ट्री एलाइनेड बनाना और EPO 3.0 जैसे प्रस्तावों के माध्यम से गिग वर्कर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। निष्कर्ष, भारत की आर्थिक संप्रभुता और दीर्घकालिक सतत विकास सस्टेनेबल ग्रोथ तभी संभव है जब हम अपनी युवा श्रम शक्ति को कुशल या रोजगार परक बनाकर इस लाभांश का सही उजागर करें। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना या सामरिक विकास बनाम पारिस्थितिक संकट चर्चा में क्यों? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस या सांसद जयराम रमेश के बीच ग्रेट निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजना को लेकर बहस तेज हो गए हैं। इसमें विपक्ष और आरोप गलियारों के गेलेथा बे में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ट्रांसशिपमेंट के पोर्ट में निर्माण से एक अनोखा पारिस्थितिक तंत्र का स्थायी रूप से नष्ट हो गया है।
पर्यावरणीय चिंताएं क्या हैं कि 2 घने जंगलों वाले पहाड़ियों को काटा गया है और यह क्षेत्र विशेष रूप से ये सोंगपेन की जनजातीय समुदाय का प्रारंभिक क्षेत्र है। और गेलाथिया वे के विशालकाय लेदरबैक कछुओं के घोंसले को बनाने के स्थान पर तटीय समुद्री जीवों पर इसका गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार का तर्क, भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सुरक्षा या आर्थिक हितों को मजबूत करने के लिए यह परियोजना अत्यंत आवश्यक है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लो का बढ़ता खतरा। चर्चा में क्यों इंडियन एक्सप्रेस के यूपीएससी स्पेशल अंक में हिमालय हिम नदी झीलों के तेजी से फटने या ग्लो और उससे आने वाली आपदाओं की गहरी चिंता व्यक्त की गई है कि मेंस के लिए जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्य बिंदु क्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण है तो पूर्वी हिमालय हिमनद झीलों जैसे तेजी से बड़ी हो रही है और यूपीएससी मेंस के लिए जीएस 1 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के लगातार टकराने से यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से अत्यधिक संवेदनशील है कि पहाड़ों में संकरी घाटियों या अविवेकपूर्ण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में स्थानीय आबादी आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ईएसए विवाद की चर्चा में क्यों पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र या इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ईएसए घोषित करने के लिए कि जारी छठे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की अवधि जुलाई 2026 के अंत तक समाप्त हो रही है। वेस्टर्न घाट व्हाट इज द ईएसए के प्लान पर कंजर्वेशन व्हाट इज केरल कर्नाटक अन्य राज्यों के विरोध के कारण केंद्र सरकार अभी तक इस पर पूर्ण आम सहमति नहीं बना पाई है। वेस्टर्न घाट व्हाट इज द ईएसए प्लान फॉर कंजर्वेशन वह हाल ही में वायनाड और किश्तवाड़ में हुए भू स्खलन में इस संरक्षण योजना की आवश्यकता को फिर से रेखांकित किया है। ग्रेट निकोबार द्वीपीय परियोजना या सामरिक विकास बनाम पारिस्थितिक संकट चर्चा में क्यों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के बीच ग्रेट निकोबार की द्वीप समूह विकास परियोजना को लेकर बहस तेज हो गई है कि विपक्ष का आरोप है कि गलाथिया बे में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण से एक अनोखा पारिस्थितिक तंत्र का अस्थायी रूप से नष्ट हो जाएगा और पर्यावरणीय चिंताएं 2 घने जंगलों पहाड़ी को काटा जाएगा और यह क्षेत्र विशेष रूप से सोम्पेन या जनजातीय समुदाय का पारंपरिक क्षेत्र है और गलाथिया वे के विशालकाय लेदरबैक कछुओं के घोंसले को बनाने के स्थान और तटीय समुद्री जीवों का इसका गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार का तर्क, भारतीय प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सुरक्षा और आर्थिक हितों को मजबूत करने के लिए यह परियोजना अत्यंत आवश्यक है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर या लेक या आउटबर्स्ट क्लब या ग्लो का बढ़ता खतरा। चर्चा में इंडियन एक्सप्रेस के यूपीएससी स्पेशल अंक में हिमालय या हिमनद झीलों के तेजी से फटने ग्लो या उससे आने वाली आपदाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। मुख्य बिंदु क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण पूर्वी हिमालय में हिमनद झीलें तेजी से बड़ी हो रही है और भारत और यूरेशियन प्लेटों में लगातार टकराने से यह क्षेत्रीय भूकंपीय रूप से अत्यधिक संवेदनशील है कि पहाड़ों में संकरी या घाटियों में अविवेकपूर्ण कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में से स्थानीय आबादी या आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई है। पश्चिमी घाट या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ईएसए विवाद चर्चा में क्यों पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ईएसए घोषित करने के लिए जारी छठे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की अवधि जुलाई 2026 के अंत तक समाप्त हो रही है कि केरल इसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था दोस्तों कि गलाथिया बे में हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार इसका आंसर हो जाएगा। हिमनद झील विस्फोटक बाट गोलों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद झीलों के आकार या संख्या लगातार घट रही है। पहला गलत हो जाएगा। हिमालय पूर्वी क्षेत्र में गुणों के प्रति अधिक संवेदनशील भारत या सेंडाई फ्रेमवर्क का एक हस्ताक्षर देश है। इसका आंसर दूसरा तीसरा बी हो जाएगा दोस्तों। पहला गलत है क्योंकि पूरा के आंकड़ों के अनुसार जलवायु के कारण हिमनद झीलों का आकार लगातार बढ़ रहा है, न कि घट रहा है। पर्यावरणीय आपदा प्रबंधन की मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे हिमालय और पश्चिमी घाट में आने वाली हालिया प्राकृतिक आपदाएं केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि ये उन क्षेत्रों में हो रहे असंतुलित या अनियोजित विकास का परिणाम है। यह ग्रेट निकोबार परियोजना और पश्चिमी घाट के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 250 15 की है। आइए इसका मॉडल आंसर पढ़ते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट निकोबार द्वीप विवाद वायनाड भूस्खलन हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते ग्लोब के खतरों के संदेश को लेकर करते हुए शुरुआत करना है और मुख्य बॉडी में क्या लिखना है कि सामरिक आर्थिक बनाम या पर्यावरणीय टकराव ग्रेट निकोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रणनीति जरूरत या हिंद महासागर में सुरक्षा और जैव विविधता लेदरबैक कछुए या सौंफेर जनजातियों को होने वाले नुकसान के बीच द्वंद्व को स्पष्ट करें और नीतिगत विफलताएं या गाडगिल या कस्तूरी रंगन या समितियों की सिफारिश के बावजूद राज्यों द्वारा पश्चिमी घाट में ईएसए को लागू करने में हो रहे देर को रेखांकित करें और असंतुलित विकास दर का प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों में बिना किसी वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी का आकलन के बड़े बांध या सड़कों का निर्माण आगे की सेंडाई फ्रेमवर्क या सिद्धांतों के तहत आपदा प्रक्रिया के बजाय आपदा जोखिम न्यूनीकरण या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को निवेश बढ़ता है। आगे की उपग्रह आधारित वास्तविक समय की निगरानी और प्राकृतिक आधारित समाधान जैसे वनीकरण या वेटलैंड संरक्षण को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष कंक्लूजन, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 13 या 15 को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और विकास के बीच एक संतुलित की माध्य मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। सस्टेनेबल गोल 13 और 15। चीन को गणित का सर्वोच्च या पुरस्कार या फील्ड मेडल 2026 या फील्ड मेडल चर्चा में गणित का नोबेल माने जाने वाले प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2026 को घोषणा की गई, जिसमें इतिहास में पहली बार 2 चीनी गणितज्ञ यू डेंग और होंग वांग को एक साथ पुरस्कार मिला है। इसको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम पूछा जा सकता है। इसको यहाँ गणित पुरस्कार जो मिला गया है यू डेंग और होंग वांग, जो गणित में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए 2026 में। आपके एग्जाम्स के लिए जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये दोनों नाम पूछ सकते हैं। कि आए पढ़ते हैं मुख्य बातें कि मुख्य पुरस्कार इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन IMU द्वारा हर 4 में से 40 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी और भारत का वर्णन, वन नेशन वन टाइम। चर्चा में क्यों आगे बात करते हैं, भारत सरकार अपने वन नेशन वन टाइम पहल के तहत भारतीय मानक समय IST के सटीक वितरण के लिए व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी WR का स्वदेशीकरण कर रही है। और तकनीकी क्या है, इसे मूल रूप से CERN द्वारा विकसित किया गया था। यह ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर नैनो सेकेंड असर का सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करता है। और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL या ISRO या BSNL मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। ओपन वेट AI मॉडल पर वैश्विक बहस, ओपन वेट AI मॉडल चर्चा में क्यों कि टेक दिग्गजों या NVIDIA, मेटा या माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका की सरकार से ओपन वेट AI को बढ़ावा देने की अपील की है, तो ताकि तकनीकी का लोकतांत्रिकरण हो सके और स्टार्टअप को सुरक्षा मिल सके। क्या अंतर है कि क्लोजर AI के मॉडल के विपरीत ओपन वेट या मॉडल डेवलपमेंट को इसके पैरामीटर्स वेट से डाउनलोड करने और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर या कस्टमाइज करने की अनुमति देते हैं। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है, जो हाल ही में खतरों में रही संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए कि यह एक ओपन सोर्स या इथरनेट या आधारित तकनीक है, जिसे मूल रूप से CERN द्वारा विकसित किया गया था। यह ऑप्टिकल या फाइबर नेटवर्क के माध्यम से नैनो सेकेंड असर का सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित करती है। भारत में वन नेशन वन टाइम पहल के तहत इसे लागू किया जा रहा है। ये तीनों सही है। भारत में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL या ISRO जैसी संस्थाएं इसका भारतीयकरण कर रही है, ताकि देश के रणनीतिक और वित्तीय क्षेत्रों जैसे सेबी या BSNL के समय का सटीक मिलान हो सके। फील्ड मेडल के संबंध में कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, जब B सही नहीं है उसके बाद सब सही है। कि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का समक्ष माना गया, सही है। यह केवल 40 वर्ष कम आयु सही है। 2026 2 चीनी वैज्ञानिकों को प्रदान सही। यह पुरस्कार हर वर्ष इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन द्वारा प्रदान की गई, इसमें B गलत है। यह फील्ड मेडल हर वर्ष नहीं बल्कि 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है, बाकी सभी सही है। हर वर्ष नहीं, 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है। मुख्य परीक्षा मेंस के लिए है GS पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कि ओपन वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन वेट AI मॉडल के विकास से प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण और सुरक्षा में क्या सुधार हो सकते हैं। तो क्लोज सोर्स AI के मुकाबले इसके लाभों और चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। उत्तर क्या होगा इसका कि ओपन वेट AI को परिभाषित करें, जिससे ट्रेंड या पैरामीटर्स को डाउनलोड और कस्टमाइज करने की आज़ादी होती है। हालिया वैश्विक मांग का संदर्भ, संप्रभुता या डाटा सॉवरेनिटी और स्थानीय नवाचार को बढ़ावा, मोनोपोली एकाधिकार का अंत और स्टार्टअप के लिए समान अवसर, या पारदर्शिता के कारण साइबर सुरक्षा और कमियों को आसानी से पकड़ना। चुनौतियाँ दुर्भावपूर्ण या उपयोग या मिलिशियस यूजर्स का खतरा और बिना जवाबदेही के प्रोपेगेंडा फैलाने की आशंका। निष्कर्ष एक संतुलित नीतिगत ढांचे की आवश्यकता पर बल दें। GS पेपर 3 भारत का आंतरिक ढांचा और स्पेस तकनीकी सटीक समय सिंक्रोनाइजेशन या टाइम सिंक्रोनाइजेशन किसी देश की राष्ट्रीय या सुरक्षा या बैंकिंग या दूरसंचार अवसंरचना के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन टाइम पहल के आलोक में व्हाइट रैबिट तकनीक के महत्व की चर्चा कीजिए कि भारत वन नेशन वन टाइम परिचय दे और शेयर मार्केट से भी धोखाधड़ी रोकने और रक्षा ग्रिडों के संचालन 5G 6G टेलीकॉम नेटवर्क की स्थिरता के नैनो सेकेंड की सटीकता निर्वाह। व्हाइट रैबिट तकनीक की भूमिका यह कैसे बिना परमाणु घड़ियालों को पूरी तरह निर्भर है और ऑप्टिकल फाइबर के लिए सिग्नल की देरी को ठीक करता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत तकनीकी का विकास देश की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करेगा। शिक्षा मंत्री या हालिया विधायी या प्रशासनिक विधों के संदर्भ में एकल शिक्षक विद्यालय या सिंगल टीचर स्कूल की समस्या निम्नलिखित में से किस सूचकांक या संवैधानिक अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसका आंसर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार, सतत विकास लक्ष्य 4 या SDG और गुणवत्ता शिक्षा। इसका आंसर दोनों हो जाएगा कि देश के 1 लाख से अधिक की सरकारी स्कूलों में केवल एक शिक्षक होने से शिक्षा की गुणवत्ता और समानता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यह सीधे तौर पर अनुच्छेद 21A और वैश्विक SDG 4 लक्ष्यों की क्रियान्वयन में बाधा है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें क्या बोला गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति या व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है।
इसमें पहला गलत है कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के पुनः सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इसमें दूसरा सही है और तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति केवल भारत के मुख्य न्यायाधीशों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। तीसरा भी गलत है। इसमें केवल 2 ही सही है, 2 आंसर बी हो जाएगा कि पहला गलत है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75। तीसरा गलत है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है, अनुच्छेद 124 ना कि चीफ जस्टिस के पास। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। संसदीय लोकतंत्र की प्रभावशीलता केवल कि सत्ता पक्ष की नीतियों पर नहीं बल्कि एक सजग, विपक्ष और सक्रिय नागरिकों, समाज, सिविल सोसाइटी की भूमिका पर भी निर्भर करती है। हालिया राजनीतिक घटनाओं के आलोक में इस कथन का समूलात्मक विश्लेषण कीजिए। जीएस पेपर 2 पॉलिटी। इसका मोरल आंसर देखते हैं। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए चेक एंड बैलेंस, संतुलन और नियंत्रण के सिद्धांत का उल्लेख करें। हाल ही में छात्र आंदोलन और विपक्षी की दबाव के कारण विधायी या प्रशासनिक निर्णयों में आई बदलाव, जैसे मंत्रियों के इस्तीफे या संसदीय के चर्चाओं को प्रासंगिक उदाहरण के रूप में सजग विपक्ष का मत या सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाता है। लोक महत्व के मुद्दों जैसे परीक्षा, पारदर्शिता और आर्थिक नीतियों पर जवाबदेही तय करता है। नागरिक समाज या दबाव समूह या सिविल सोसाइटी जंतर मंतर पर सड़क स्तर पर होने वाली शांतिपूर्ण आंदोलन या जन भावनाओं को नीति या निर्माताओं के तक पहुंचाते हैं। यह संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक भागीदारी को जीवंत रखता है। नकारात्मक या पक्ष चुनौती, जब आंदोलन या मुद्दों का अत्यधिक राजनीतिकीकरण हो जाता है तो रचनात्मक विधायी या बहस के स्थान पर संसद में गतिरोध पैदा होता है, जिससे सार्वजनिक धन या समय हानि होती है। कंक्लूजन, बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक नैतिकता के विजन का संदर्भ देते हुए कहें कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सड़क से लेकर संसद तक टकराव के बजाय रचनात्मक संवाद और संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कितनी बढ़िया बात बोलेंगे दोस्तों। अम्बेडकर के सुशासन और संवैधानिक नैतिकता के विजन का संदर्भ देते हुए कहें कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सड़क से लेकर संसद तक टकराव के बजाय रचनात्मक संवाद और संस्थागत सुधारों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। टकराव के बजाय क्या देना चाहिए कि संरचनात्मक संवाद या संस्थागत सुधारों को। वाशिंगटन आम सहमति, वाशिंगटन संसद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से मुक्त बाजार, उन्मुक्त या फ्री मार्केट नीतियों या वित्तीय अनुसंधान को बढ़ावा देता है। इसे पहला सही है। इसके तहत सरकारों को चुनिंदा या घरेलू उद्योगों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने और आयात शुल्क बढ़ाने की वकालत की जाती है। दूसरा गलत है। वाशिंगटन आम सहमति व्यापार उदारीकरण या निजीकरण, विनियमन और डेरेगुलेशन या मुक्त बाजार नीतियों पर जोर देती है। यह सरकारों को औद्योगिक विजेताओं को चुनने और पिकिंग विनर या अत्यधिक सुरक्षात्मक प्रोटेक्शन अपनाने से रोकने और वर्तमान में वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के कारण देश में इस नीति से हटकर आत्मनिर्भर औद्योगिक नीतियां बना रहे हैं। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि हाल ही में वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के पारंपरिक मुक्त बाजार व्यवस्था ये वाशिंगटन या सेंसस की सीमाओं को उजागर कर दिया गया। इस संदर्भ में भारत की हालिया या औद्योगिक नीतियों जैसे इलेक्ट्रॉनिक या विनिर्माण या रणनीतिक बुनियादी ढांचा विकास के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द की भूमिका क्या है कि वर्तमान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों जैसे पश्चिमी एशिया संकट और भारत की हालिया 7.7% हालिया वृद्धि का दर संक्षिप्त में उल्लेख करें और वाशिंगटन समिति मुक्त बाजार की जगह रणनीति औद्योगिक नीतियों के आभार को स्पष्ट करें कि बॉडी में भारत की विनिर्माण मॉडल, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम का उदाहरण दे और जिससे 12 लाख नौकरियां पैदा की हैं और 70% महिला कार्यबल के साथ यह दर्शाता है कि औद्योगिक नीतिगत केवल निर्यात सफलता नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण है। और रणनीतिक बुनियादी ढांचा या सेमीकंडक्टर, बैटरी सुरक्षित तकनीकी, क्लीन टेक को देश की सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता का हिस्सा मानना। चुनौतियाँ, बढ़ती थोक मुद्रास्फीति या चालू खाता घाटा, कंकरेंट अकाउंट डिप्रिसिएटिव भू राजनीतिक झटके के कारण आरबीआई द्वारा विकास अनुमान को 7% से घटाकर 6.6% करना। कंक्लूजन, भारत को बाहरी झटकों से निपटने के लिए कि फाइटिंग या तत्काल संकट प्रबंधन के बजाय फायर प्रूफिंग या लचीली अर्थव्यवस्था के निर्माण की नीति अपनानी होगी और जिसमें आयात विविधीकरण या ECLGS जैसी योजना मददगार साबित होंगे। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही।